सुधांशु जी, पहला प्रश्न आपसे है। 2026 करोड़ का नुकसान हुआ, सीएजी की रिपोर्ट आपकी सरकार ने आज पेश की। आप कह रहे हैं कि ये बहकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर देना। जब पहले बीजेपी विधायकों को बाहर ले जाते थे मार्शल, तो आप लोग कहते थे तानाशाही चल रही है। तो ये क्या है? वहां पर अगर विरोध कर रहा है कोई, तो इसमें क्या नाराजगी, और इस तरह से 3 दिन के लिए क्यों निलंबित करना? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। एक्चुअली में क्या है कि कुछ पार्टियों का चरित्र ही अलग प्रकार का होता है। विरोध करिए, विरोध का आपको पूरा अधिकार है, विरोध करिए, सदन के अंदर मर्यादा के अनुसार विरोध करिए। यदि आपको नारेबाजी करनी वो भी करिए, परंतु जो विषय सामने रखा गया, यदि आप झूठ के विषय के ऊपर निरंतर हल्ला करते रहना चाहते हैं, और ये साफ दिखाई पड़ रहा है सभापति को कि ये सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए, तो उनके सामने क्या विकल्प रह जाता है? अब आप कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी की फोटो हटा दी गई है। ऐसा तो नहीं है, मुख्यमंत्री ने बाद में सबका सामने करके दिखाया। और फिर भी यदि इनके मन में यह भाव था, तो मैं साफ साफ बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का गठबंधन इसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ था। और सारे दर्शक जाके चेक कर लें, 6 सितंबर 2016 को गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के समय तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार में सुपर सीएम की हैसियत रखने वाले आजम खान ने बाबा साहब अंबेडकर के लिए भू माफिया की संज्ञा दी थी। बताइए साहब, आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, ये शहीद आजम भगत सिंह की बात करते हैं, तो ये जिन वामपंथियों के साथ रहे हैं, उसमें से एक जेएनयू ब्रांड इतिहासकार विपिन चंद्रा ने अपनी किताब में शहीद आजम भगत सिंह को उत्तर भारत का प्रमुख आतंकवादी कहा था। और जब 2015 में हम लोगों ने यह विषय सरकार में आने के बाद उठाया, तो उन्होंने बचाव में यह कहा था कि अगले एडिशन में से हमने शब्द हटा दिया है। तो सबको समझ में आता है कि यथार्थ क्या है, और विधानसभा में उस मुद्दे को लेकर हल्ला मचाना है, इस कारण यह विवशता होती है। और वो तो एक पक्ष है। दूसरी बात यह कि जो कट्टर ईमानदार का दागदार किरदार सीएजी की रिपोर्ट की धारदार तर्कों के द्वारा तार तार हो रहा था, उससे बचाने के लिए इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं था। सिर्फ एक पंक्ति और कह के बात समाप्त करता हूं, अंजना जी। सीएजी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना संवैधानिक बाध्यता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, संविधान किसके जमाने में खतरे में था? जो लोग संवैधानिक बाध्यता नहीं पूरी करना चाहते, उनके जमाने में संविधान खतरे में था। जो जेल से रह के सरकार चलाना चाहते थे, उनके जमाने में संविधान खतरे में था। तो सीएजी की रिपोर्ट पे जो हो रहा है, ये देश के सामने बहुत बड़ा प्रश्न भी उठा रहा है कि संवैधानिक प्रतिबद्धताओं का कौन पार्टी सम्मान करती है और कौन उनका मजाक उड़ाती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एकदम छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। बार बार रेखा गुप्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार कई जगहों पर कहा है कि पाई पाई का हिसाब लेंगे। अब ये रिपोर्ट जो है वो पीएसी में जाएगी, 12 सदस्यीय कमेटी होगी। क्या करेगी आपकी सरकार? क्या करना चाहती है? कैसे करेगी? पाई पाई का हिसाब कैसे होगा? तो अदालत से होगा ना, क्या करेंगे? देखिए, ये जांच एजेंसियों की व्यावसायिक दक्षता का विषय है। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। न्यायालय का निर्णय आने के बाद जो भी दोषी सिद्ध होंगे, और उस प्रक्रिया के अनुसार जो भी घाटा या सरकार को हुआ लॉस कोर्ट के द्वारा निर्धारित होगा या जांच के द्वारा, उसके अनुसार जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, यानी लीगल प्रोसीडिंग होगी, वो सरकार के द्वारा किया जाएगी। इसमें हम कोई राग द्वेष से काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई मतलब लोभ और उससे काम नहीं कर रहे हैं, हम ईमानदारी से एब्स्ट्रैक्ट ढंग से काम कर रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, 24 जनवरी 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा था, आदेश के 39 पॉइंट्स पर लिखा है कि इन रिपोर्ट 39वें पॉइंट पर लिखा है कि रिपोर्ट को सीएजी द्वारा संबंधित सरकार को भेजे जाने के बाद इन्हें सदन से बहुत लंबे समय तक रोके रखना संवैधानिक जनादेश के खिलाफ होगा। सीएजी दिखा दिखाकर देश को आप कांग्रेस के खिलाफ सत्ता में आए, और आप सीएजी को छुपा के बैठे हुए थे। मतलब वो भी 14 रिपोर्ट, लेखा जोखा देना, ये तो संविधान कहता है हर सरकार को। पहले तो अंजना जी, सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि सुधांशु जी बता नहीं पाए कि उन्होंने क्यों बाबा साहेब अंबेडकर जी की और उन्होंने क्यों शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीर सीएम मुख्यालय से, सचिवालय से, सारे दफ्तरों से हटवा दी है।
इनके जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, आज सुबह का उनका बयान है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट का पद सबसे ऊंचा होता है, और उन्होंने ये तर्क दिया है वो फोटो लगाने का। हमारा इनसे ये निवेदन है कि उनकी भी लगाइए, पर बाबा साहेब अम्बेडकर की, शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटोज को मत हटाइए, पहला चीज। दूसरी चीज, आपने देखा कि आज कम से कम सुधांशु जी ये नहीं बोले कि हमने घोटाला किया, आज कह रहे हैं कि लॉस। वो जानते हैं कि सीएजी में क्या लिखा है। देखिए, ये घोटाला होता है जो प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी गवर्नमेंट को स्लैम करते हुए सीएजी ने कहा था कि 16,000 करोड़ पीएसयूज को इन्होंने घोटाला किया। उस पे कोई इनको आपत्ति नहीं है। इनको इस बात पे भी आपत्ति नहीं है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 13 मधुशाला का उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश में। इनको इस बात पे आपत्ति नहीं है कि सरकार, इनके अपने सरकार के कितने सारे लोग बिजनेस में हैं दारू के, इनको उससे आपत्ति नहीं है। इनको मैं बताना चाहूंगी और आपके दर्शकों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सीएजी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि नई पॉलिसी में एक काम जो आम आदमी पार्टी ने किया कि सरकारी इंटरवेंशन बिल्कुल बंद हो गया इस बिजनेस में। बिजनेस से, शराब के बिजनेस में सरकार का कोई काम नहीं होना चाहिए। बात कर रही हैं आप? दूसरा, क्या बात सीएजी क्या बात कर रही हैं? प्रियंका जी, कि एक काउंटर क्वेश्चन है। कोविड में लाइसेंस फीस में छूट 144 करोड़ रुपए की दी गई। आप बार बार आरोप लगाते हैं कोविड में यहाँ पर अगर भूखों को खिलाया जा रहा है तो उस पर पॉलिटिक्स होता है, सियासत होती है। यहाँ पर आप जो शराब वाले लाइसेंस फीस थे उनको मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। ठीक है, इस स्पेसिफिक पॉइंट पर जवाब दीजिए। अंजना जी, मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। जी बिल्कुल दूंगी। मैं आपको सारे जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि भाजपा से कोई जवाब नहीं होते कि 16,000 करोड़ कैसे पीएसयू लॉस हुए, कि प्रधानमंत्री मोदी ने 13 मधुशाला का उद्घाटन क्यों किया, फाउंडेशन स्टोन क्यों रखा, उनसे कोई सवाल नहीं होंगे। मैं सारे दूंगी, एक बार मुझे अनइंटरप्टेड कंप्लीट करने दीजिएगा। उसी सीएजी में लिखा है कि 8911 करोड़ का टोटल प्रॉफिट होना था, पर वो प्रॉफिट घट के 6830 करोड़ क्यों रह गया? क्योंकि बीच में एलजी आ गए, बीच में ईडी आ गई, बीच में सीबीआई आ गई। इस वजह से वो प्रॉफिट कम रह गया। और आपको ये भी बता दूं, जो 6830 प्रॉफिट, इस 30 करोड़ का प्रॉफिट इस नई पॉलिसी के तहत हुआ था बिफोर रोलिंग बैक, वो भी प्रीवियस ईयर्स की तुलना में हाईएस्ट था, जो 4160 करोड़ था। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये कहती हूँ कि पुरानी पॉलिसी में, जो सीएजी रिपोर्ट में भी लिखा है, मेरी बात पे मत जाइएगा, पुरानी पॉलिसी में भाजपाइयों का हर बोतल पे बिक्री पर हिस्सा था, जो नई पॉलिसी में बंद हो गया। इसको तिलमिलाहट इसी बात की है, इनको इसी बात की तिलमिलाहट है। गुजरात में आपने देखा ना इनका मॉडल, कितना ह्यूज ट्रेजेडी होती है, लोग मरते हैं, 25,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस बताया जाता है, क्योंकि वहां कमाई हो रही है। भाजपा के जो नेता हैं, जो भाजपा के कार्टेल है, मुझे याद है छोटा उदयपुर के नेता तो शराब पी के मंच पे बैठे थे, गुजरात में जो एक ड्राई स्टेट है। तो इनको दिक्कत इस बात की थी कि हमने भाजपाइयों का हिस्सा प्रति बोतल में कम खत्म कर दिया वो सिस्टम, और एक नई ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लेके आए। हाँ। इनको दिक्कत इस बात की थी अंजना जी। तो ट्रांसपेरेंट पॉलिसी वापस क्यों ले ली प्रियंका जी? ट्रांसपेरेंट पॉलिसी वापस क्यों कर ली? और ये जो लाइसेंस वाले थे उनको 144 का छूट क्यों दिया, 144 करोड़ का? अंजना जी, मैंने ना इन बातों के उत्तर पहले भी बहुत बार दिए और अब भी देती हूँ। एक तो वापस इसलिए करनी पड़ी, जो मैंने आपको बताया संक्षेप में, एलजी, ईडी, सीबीआई की वजह से। उधर ईडी, सीबीआई हमारे पीछे भी पड़ गई, और जो बिजनेसमैन थे उनके पीछे भी पड़ गई। शरत रेड्डी के पीछे नहीं पड़ी थी, क्योंकि शरत रेड्डी से तो 60 करोड़ भाजपा को पहुंच गया था, तो उनके पीछे नहीं पड़ी ईडी, सीबीआई, छोड़ दिया था उनको। तो ये जो भाजपा की करतूत है, और जो 144 करोड़ की आपने बात की, कोविड टाइम में वो वाले सप्लायर वहां पे खोल नहीं पाए थे, वो लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट का ऑर्डर था ये, इसलिए हुआ। तो आप इसको, अब मैं आपसे पूरी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सीएजी रिपोर्ट को अपनी रिसर्च टीम से पढ़वाइए, दिखवाइए, उसमें कंपैरिजन है न्यू पॉलिसी और ओल्ड पॉलिसी का, और आपको समझ आएगा कि क्यों भाजपा ने इतना बड़ा खेल रचा, क्योंकि इनका हर बोतल की बिक्री पर हिस्सा खत्म हो गया था। इनसे पूछिए शरत रेड्डी को, इन्होंने जवाब दीजिए, 60 करोड़ सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रही है कि हर बोतल पर आपका हिस्सा, इसके बाद आशुतोष जी बात करने दीजिए। पूछ लीजिए, एक बात और बोलिए, बहुत दिन बाद आई, बोलिए एक बात और। अच्छा, एक बात और, देखिए मेरे को लगता है कि सारा व्यूअर बड़ा इंटेलिजेंट है, और व्यूअर को भी समझ आएगा। आप बताइए ये कैसा करप्शन हुआ कि सरकारी खजाना बढ़ता ही गया,
हाँ, कहीं आपको आज तक एक चवन्नी नहीं मिली, सब जगह सीएजी कह रहा है 2026 करोड़ का नुकसान हुआ मैडम। डिस्काउंट भी नहीं था मैडम सीएजी का कहना है कि 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। आपको बता रही हूँ। अंजना जी सुनिए, दोबारा ट्राई करती हूँ। अब दोबारा नेक्स्ट राउंड में कीजिएगा। दर्शकों पर छोड़ते हैं ना, आपने समझा दिया, अगर आपको लगता है दर्शक समझ गए, लेकिन एक बार मैंडेट तो आ गया, मैंडेट आ गया, दर्शकों को जो समझना था समझ लिया। सुधांशु जी एक बार बोल लें, उसके बाद से सुधांशु जी वो कह रही है हर बॉटल पर आप लोगों का मार्जिन था, वो रोका, इसलिए आप लोगों ने ये ड्रामा रचा है। देखिए क्या जबरदस्त आम आदमी पार्टी झूठ का किरदार निभाती है। देखिए आबकारी और पेट्रोल यानी एक्साइज और पेट्रोलियम दो ऐसे टैक्स हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं है। वो 100% राज्य सरकार के अंडर में है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार उसे जीएसटी में नहीं लाना चाहती थी, चाहे हमारी राज्य सरकार हो या किसी की। तो हमारी तो 27 साल से दिल्ली में सरकार ही नहीं थी। तो ये एक्साइज में जो शराब की बोतलें बिक रही थी, ये कौन से ख्वाबों ख्यालों में आपने कह दिया कि बीजेपी वाले उसमें से पैसा ले रहे थे? ये समझ से बाहर की बात है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी, वो तो खैर कई बार बोला जा चुका, आपकी पॉलिसी सही थी, आपने विड्रॉ क्यों कर दिया, वो एक अलग पक्ष है। मगर यहां पे अंजना जी आपने एक चीज देखी, जो पार्टी कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा दो, वो आज क्या कहती है? सीएजी की रिपोर्ट तो छोड़िए, अदालत में मामला शुरू हो जाना तो छोड़िए, जेल जाने के बाद भी इस्तीफा मत दो और दूसरों के ऊपर आक्षेप लगाओ। दूसरी बात मैं आपसे बहुत टेक्निकल ये कहना चाहता हूं कि जो अभी आपने एक शब्द बोला कि बाबा साहब अंबेडकर के संदर्भ में, तो मैं पूछना चाहता हूं ये शराब घोटाले में 2 पॉइंट सिर्फ, अगर आप मानते सब कुछ गलत था और ये आपके विरुद्ध फैब्रिकेटेड था, तो ये कौन सा पैरामीटर था कि केजरीवाल तो इस्तीफा नहीं देंगे और उसी आरोप में जाने पर मनीष सिसोदिया इस्तीफा देंगे? ये तो आपका अंदरूनी मामला है। पॉइंट नंबर 2, आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, इसका सीएजी रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, और खूब प्रचारित किया था 2013 में कि किसी भी इलाके में शराब की दुकान तब खुलेगी जब 75% महिलाएं उस क्षेत्र की अनुमति दे देंगी लिखित में। जरा दिखाइए कितनी जगहों पे आपने लिया। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के संदर्भ में जब शराब घोटाले में आप लोग अंदर गए थे और आपने शहीद आजम भगत सिंह का नाम प्रयोग किया था, उनके परिवार की तरफ से आपत्ति आई थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरा, क्यों गए थे आप महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाके वहां के ऊपर वो करने? तो गांधी की तो आप फोटो लगाना उचित नहीं समझते थे। और फिर क्यों गए गांधी जी की समाधि पे? क्यों नहीं बाबा साहब अंबेडकर के अलीपुर रोड स्थित बंगले पे गए? इसलिए कि वो वाजपेयी जी की सरकार में बना है। क्यों नहीं गए चैत्य भूमि पर? क्यों? क्योंकि वो हमारी सरकार में बना है। क्यों नहीं गए दीक्षा भूमि पे? क्योंकि वो मोदी जी की सरकार में बना है। क्यों नहीं गए मुंबई में? बाबा साहब से जुड़े सारे में से किसी स्थल पर आम आदमी पार्टी नहीं गई अपनी सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करने, क्योंकि सब मोदी जी की सरकार और अलीपुर रोड का बंगला अटल जी की सरकार में लिया गया था। यहां से लंदन तक भी चले जाते तो हमारी सरकारों का था। और जिस गांधी की फोटो लगाना ये मुनासिब नहीं समझते थे, जिस गांधी जी का ड्राई डे माना जाता है जन्म दिवस, उनकी समाधि पर जाकर इन्होंने नाटक किया, तो इनकी नाटकीयता और प्रामाणिकता पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है जनता की नजर। ठीक है आशुतोष जी, आपके पास अब मैं आना चाहती हूँ। कैग रिपोर्ट दिखाकर कॉमनवेल्थ गेम से लेकर उस समय 2G आवंटन को लेकर, और अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन किया, और अब 14 कैग रिपोर्ट कोर्ट के बार बार कहने में, कोर्ट की एक टिप्पणी मैंने पहले सुनाई, इसके बाद 41वें नंबर पॉइंट पर कोर्ट ने ही कहा था कि यह स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश कैग रिपोर्ट दिल्ली सरकार सीएम के पास लंबे समय तक लंबित रखी गई। 43 पॉइंट यह भी स्पष्ट है, दिल्ली सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत एलजी को संबंधित कैग रिपोर्ट भेजने में लापरवाही की, जानबूझकर रोके रखा। मतलब वही अरविंद केजरीवाल कैग रिपोर्ट, अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं है और आप मानते हैं साजिश है, फिर भी आप कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि आप कैग रिपोर्ट तो सब रखेंगे विधानसभा में। ये क्या बताता है? दाल में काला है। देखिए अंजना जी, जो इसके दो पहलू, एक तो इसका लीगल एक कानूनी पहलू है, दूसरा इसका एक राजनीतिक पहलू। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दे देकर आम आदमी पार्टी के ऊपर हमले किए, उनकी छवि पर हमला करने की कोशिश की और काफी हद तक उसमें कामयाब भी हुए। इसका जो लीगल पहलू है वो और संवैधानिक पहलू वो एक अलग तरीके का पहलू। क्या इस रिपोर्ट में दो चीजों का जिक्र है कहीं कि नियम का उल्लंघन करके या किसी को फायदा पहुंचाने की नियत से, यानी क्विड प्रो को, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर यह भ्रष्टाचार का सीधा मामला बनता है और इसमें मनीष सिसोदिया जिनके भी हस्ताक्षर होंगे उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और फिर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।
जहां तक मैंने अभी तक देखा, मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, इसमें कभी अभी भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि क्या अनियमितता बरती गई है या फिर उसमें किसी तरीके का क्विड प्रो को दिखाई पड़ा है। जहां तक पॉलिसी चेंज का सवाल है, तो कोई भी सरकार पॉलिसी, कोई भी सरकार, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी ब्यूरोक्रेट इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती कि उसने किसी नीति में या किसी पॉलिसी में बदलाव किया है। पॉलिसी बदलने पर फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर 2000 करोड़ का घाटा लगा है, तो सरकार से जरूर पूछा जाना चाहिए कि आपने पॉलिसी क्यों बदली और इसकी वजह से सरकार को जो घाटा लगा है उसकी आप जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। लेकिन क्या इसमें कोई अनियमितता बरती गई है, क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, जब तक ये साबित नहीं होता तब तक आप किसी अधिकारी को, तब तक आप किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को आप कटघरे में सुधांशु जी नहीं इसका खड़ा कर जवाब, सुधांशु जी इसका जवाब, वो एक टेक्निकल पॉइंट रेस कर रहे हैं कि इतना नुकसान हुआ, ये फीस माफ किया, लेकिन क्विड प्रो को किसको फायदा हुआ, हाँ वो कैसे प्रूव होगा? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आशुतोष जी, बिल्कुल आपके संज्ञान में होगा। और अब मेरे विचार से हो सकता है आपने नजरअंदाज किया हो या जान के ना कहना चाहो, कोई भी नीतिगत निर्णय यदि कोई सरकार पॉलिसी का लेती है तो कैबिनेट अप्रूवल के बाद होता है। क्या प्रोसीजर होता है किसी राज्य सरकार में? कैबिनेट अप्रूव करती है पॉलिसी को, फिर गवर्नर के साइन के बाद वो इंप्लीमेंट होती है। क्या ये पॉलिसी कैबिनेट में आई? क्या ये पॉलिसी कैबिनेट में आने के बाद एलजी से अप्रूव हुई और उसके बाद लागू हुई? यदि नहीं हुआ, लागू पहले कर दिया गया और एलजी और अप्रूवल के लिए बाद में लाया गया, पहला संदेह यहां पे होता है। नंबर 2, इस बारे में जो एकदम अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया था तो ऐसे नहीं था। ईमेल का उदाहरण है कि ईमेल पे पॉलिसी का ड्राफ्ट एक लाभार्थी को गया और उसने कुछ सजेशंस दिए, वो ईमेल का ट्रैक आया और वो सजेशंस पॉलिसी के हिस्से बने। इसीलिए जब जांच एजेंसियों ने मांगा तो दर्जनों की संख्या में मोबाइल गायब जो नष्ट कर दिए गए और अनेक लैपटॉप गायब हुए। इन सब चीजों से प्राइमा फेसिया जांच हुई। और रही बात इसकी जो आपने कहा पॉलिसी कोई भी बदल सकती है और उससे लाभ या हानि हो सकता, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं 2G घोटाला हो या कोयले का घोटाला हो, ये सारी की सारी चीजें पॉलिसी के ऊपर ही सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अनेक राज्यों के खिलाफ सीएजी की रिपोर्टें आई हैं, पर कम से कम राज्यों ने उनको सदन के पटल पे रखा है। यह नई राजनीति का नया किरदार था जिसने कि उसको कभी सदन के पटल पर रखना ही उचित नहीं समझा। आशुतोष जी, तो आप मुझे उनकी लगता बात पर हाथ रेस कर रहे थे, ढंग से देखें। छोटा सा और एक और उदाहरण दे, हाँ पूरा कर लीजिए सुधांशु जी, पूरा कर लीजिए। एक लाइन और कह दूं, एक लाइन और कह दूं सर, एक उदाहरण आशुतोष जी एक लाइन में। आशुतोष जी आपको याद हो कि एयरपोर्ट के पास एक अलॉट किया गया था किसी को शराब की दुकान का, वो उसको एयरपोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिला, तो 40 करोड़ रुपया जो उसका डिपॉजिट था, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो सरकार ने वापस कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं बिल्कुल टेक्निकल, यदि वो क्लियरेंस प्राप्त करना उस वेंडर की जिम्मेदारी थी तो सरकार ने क्यों वापस किया? यदि वो सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार का हमारी जिम्मेदारी थी, हम नहीं दिला पाए, तो बगैर एयरपोर्ट के क्लियरेंस के उनको अलॉट क्यों कर दिया? तब तो साफ साफ दिखता ना कि आपने उसको सीधे फायदा पहुंचाया। ठीक है, बहुत साफ बात है। फिर कह रहा हूं अगर वेंडर की जिम्मेदारी थी तो सरकार को क्यों अपने ऊपर लेना और पैसा वापस करना? सरकार की जिम्मेदारी थी तो बगैर क्लियरेंस हुए अलॉट क्यों कर देना और अनरेस्ट मनी दे क्यों लेना? ऐसे बहुत सी ठीक है, आपने स्पेसिफिक पॉइंट रेस किया, आशुतोष जी इसका जवाब दे रहे हैं। स्पेसिफिक पॉइंट रेस किया, इसका दीजिए। और कैग रिपोर्ट दबाए रखने पर आपने कुछ नहीं बोला आशुतोष जी। देखिए सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक, मैं अपने तरीके से चीजों को देखता हूं। मैं फिर इस बात को रिटरेट करना चाहता हूं कि जो अनियमितता, क्या सीएजी की रिपोर्ट में कहीं इसका जिक्र है या नहीं? मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है, लेकिन जितना मीडिया में आया मुसाधार, क्या अनियमितता कहीं सीएजी ने लिखा कि इस पॉलिसी के बदलने में अनियमितता हुई या इसमें किसी तरीके का कुछ गड़बड़ झाड़ना किया गया, क्विड प्रो को हुआ या नहीं? मेरा प्रश्न इतना सा। जहां तक ईडी और सीबीआई की जांच का प्रश्न है, वो एक अलग तरीके का सवाल है, वो एक अलग तरीके का लीगल बैटल। सीएजी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सीएजी की रिपोर्ट ने बोफोर्स के बारे में भी जिक्र किया था, आज तक उसके बारे में कहीं कुछ प्रमाणित नहीं हुआ। सीएजी की रिपोर्ट ने कोल घोटाले के बारे में भी बात किया, 2G के बारे में बात किया, बाकी सारी चीजों का अदालत में आज तक प्रूफ नहीं हुआ, सीएवन की कॉमनवेल्थ घोटाले का भी। और तीसरी बार जब मामला आया है, इसलिए हम सब लोगों को सीएजी की रिपोर्ट पर जंप करने से पहले कम से कम पत्रकारों को सोचना चाहिए कि इसमें जो बातें कही गई हैं उसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ नहीं है। अब ईडी सीबीआई के पास अगर कोई सबूत है तो अदालत के अंदर वो कन्विक्शन होगा और उस पर फिर आम आदमी पार्टी के लोगों को उसकी सजा मिलेगी।